Very good evening to all of you. Hope you all are doing well and everything is fine at your end. So recently I stopped making videos, but again I'm back with this class 7th NCERT history. The very first topic that we're going to talk about today is the emergence of new dynasties. In class 7th NCERT, there is a chapter number 2 which talks about new kings and their kingdoms, right? So basically, what happened during the 7th century, there were major ruling dynasties in different parts of the subcontinent. And as you can see in this map, which is shared on the screen, you will observe that the dynasties which emerged were like Gujara Pratiharas over here. Then we have Rashtrakutas, Cholas, Palas, then Chauhans. These were some of the dynasties over that period of time. Okay. Talking about this, let's come to the topic emergence of new dynasties. So basically by the 7th century there were big landlords. Okay, बहुत सारे big बड़े जमींदार हुआ करते थे, warrior chiefs हुआ करते थे अलग अलग regions of the subcontinent में. We can say that in different regions of the subcontinent. जो existing kings थे उस time के, उन्होंने acknowledge किया था अपने सबऑर्डिनेट को एज समानता. सो बेसिकली जो किंग्स होते थे, तो इनके जो सबऑर्डिनेट्स थे, किंग्स के जो सबऑर्डिनेट्स थे, दे यूज्ड टू कॉल देम समानतास. ठीक है. और समानतास का काम क्या था? इनसे एक्सपेक्ट किया जाता था कि दे विल ब्रिंग गिफ्ट्स फॉर देयर किंग्स. ठीक है. एंड फॉर ओवरलॉर्ड्स whosoever will be the present at their courts and provide them with military support. ठीक है. सो हम कह सकते थे कि उनसे उम्मीद की जाती थी कि वे राजा, राइट, राजा हो गए या उनके जो भी स्वामी होते थे, राइट, ठीक है, ओवरलॉर्ड्स जिसे हम कहते हैं, इनके लिए उपहार गिफ्ट्स लाएंगे. ठीक है. उसके बाद उनके दरबार में जो उनकी कोर्ट्स है उसमें वो क्या करेंगे? प्रेजेंट रहेंगे, मतलब हाजिरी लगाएंगे. ठीक है. एंड उनको क्या प्रोवाइड करेंगे? डेफिनेटली उनको प्रोवाइड करेंगे मिलिट्री सपोर्ट. ठीक है, जिसे हम सैन्य सहायता भी कहते हैं. उसके बाद अगर हम फर्दर बात करें इस टॉपिक पे, तो समानतास को जैसे जैसे पावर और वेल्थ मिला था, उन्होंने खुद को महासमानता, महामंडलेश्वरा कंसिडर कर लिया था, और यू कैन से डिक्लेयर कर लिया था. ठीक है. और ये महासमानता और महामंडलेश्वर क्या हुआ करते थे? द ग्रेट लॉर्ड ऑफ अ सर्कल और रीजन, यू कैन से. ठीक है. तो बेसिक कहा जाए तो जैसे जैसे इनका सत्ता और संपदा हासिल करने पे सामंत अपने आप को महासामंत और महामंडलेश्वर घोषित कर देते थे, डिक्लेयर कर देते थे. ठीक है. कभी कभी वो अपने किंग्स के आधिपत्य से स्वतंत्र हो जाने का दावा भी करते थे. तो समटाइम्स दे asserted that they are independent from their overlords. One such example was that of the Rashtrakutas in the Deccan. So Deccan की बात करें तो वहां पे Rashtrakuta was one such example. Initially वो चालुक्यास के सबऑर्डिनेट थे. ठीक है. कर्नाटका में जो हुआ करते थे चालुक्यास. ठीक है. मिड 8th सेंचुरी में दांती दुर्गा जो कि राष्ट्रकूटा चीफ थे, इन्होंने क्या किया? चालुक्य को ओवरथ्रू कर दिया. ठीक है. और परफॉर्म किया था एक रिचुअल जिसका नाम था हिरण्यगर्भा, लिटरली द गोल्डन वॉर्म. ओके. जब ये रिचुअल परफॉर्म हुआ था ब्राह्मणास की हेल्प से, डेफिनेटली इंडिया में क्या होता है कि जब भी कोई रिचुअल परफॉर्म किया जाता है तो ब्राह्मणास एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, राइट. सो बेसिकली यू नो इन लोगों ने जब हिरण्यगर्भ परफॉर्म किया था, ठीक है, इस रिचुअल को परफॉर्म कैसे किया था? विद द हेल्प ऑफ द ब्राह्मणास. ठीक है. और ऐसा कहा गया था, इट वाज थॉट टू लीड टू द रीबर्थ ऑफ द सैक्रिफाइसर एज अ क्षत्रिय, even if he was not one by birth. Got it? So this was very simple point कि एक उदाहरण था डेक्कन में जो राष्ट्रकूटा का था. ठीक है. शुरुआत में वो कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के, बेसिकली क्या थे? चालुक्य के राजा के सबऑर्डिनेट्स थे. ठीक है. उसके बाद 8th सेंचुरी में, मिड 8th सेंचुरी में आप कह सकते हो, दांती दुर्गा और राष्ट्रकूटा चीफ जो थे, इन्होंने क्या किया था? इन्होंने चालुक्य स्वामी का जो सबऑर्डिनेशन था, चालुक्य स्वामी की जो अधीनता थी, उसको त्याग कर दिया, इनकार कर दिया कह सकते हो. ठीक है. उसे हराया. ओके. एंड देन हिरण्यगर्भ, ठीक है, नामक
अनुष्ठान किया, which is literally meant as they perform this ritual with the help of the brahmanas. Okay. और इसके बाद जब ये रिचुअल परफॉर्म हुए तो ये माना जाता था कि जो भी इसके याजक है, यानी कि जो भी इसके सैक्रिफाइजर है, ठीक है, ये क्षत्रिय ना होते हुए भी क्षत्रिय के रूप में जो है रीबर्थ ले गए हैं, ठीक है, या rebirth ले लेंगे, you can say like that, ठीक है. So it was thought to lead to the rebirth of the sacrificer as a Kshatriya, even if he is not a Kshatriya by birth. अदर केसेस की अगर हम बात करें तो men from enterprising families, ठीक है, जो enterprising families के लोग थे, ठीक है, इन्होंने अपने मिलिट्री स्किल से किंगडम्स कार्व किया, किंगडम्स बनाया था, ठीक है. तो इन्होंने अपने राजशाही कायम करने के लिए सैन्य कौशल का इस्तेमाल किया, हम ये कह सकते हैं. जैसे एग्जाम्पल में कदम्ब मयूराशर्मन, ठीक है, कदम्ब मयूराशर्मन और गुर्जरा प्रतिहारा हरिचंद्र वर ब्राह्मणास, ये ब्राह्मणास थे, ठीक है. इन्होंने क्या किया, इनके ट्रेडिशनल प्रोफेशन को गिव अप कर दिया, अपने ट्रेडिशनल प्रोफेशन को दे दिया और इन्होंने आर्म्स उठा लिए, ठीक है. सक्सेसफुली इन्होंने किंगडम्स स्टैब्लिश किया कर्नाटका में और राजस्थान में, ठीक है. आई होप यू आर गेटिंग दीज पॉइंट्स ऑफ माइंड. दिस इज सो इजी, नॉट, you don't need to mug up the too much history in your mind while reading these topics, right? तो हम सिंपली कह सकते हैं कि कदम्ब मयूर शर्मन और गुर्जरा प्रतिहारा हरिचंद्र ब्राह्मण थे, जिन्होंने अपने परंपरागत पेशे को छोड़ के, ट्रेडिशनल प्रोफेशन को छोड़कर शास्त्र को अपना लिया, ठीक है, शस्त्र, सॉरी मिस्टेक, स्लाइट मिस्टेक, शस्त्र को अपना लिया और कर्नाटक और राजस्थान में अपने राज्य को स्थापित किया था. तो दे एस्टैब्लिश्ड देयर किंगडम्स इन कर्नाटका एंड राजस्थान रिस्पेक्टिवली. होप आई एम क्लियर एट दिस पॉइंट, ठीक है. दूसरे केसेस में देखा जाए तो जनरली जो मैंने बता ही दिया आपको कि एंटरप्राइजिंग फैमिलीज ने अपने मिलिट्री स्किल्स को यूज करके किंगडम्स बनाए, ठीक है. उसके बाद उन्होंने, जो ब्राह्मण्स थे, उन्होंने ट्रेडिशनल प्रोफेशंस को छोड़ के आर्म्स उठाए, ठीक है, और इन्होंने किंगडम्स कर्नाटका और राजस्थान रेस्पेक्टिवली में बना लिया. Now we'll talk about administration in the kingdoms. So the second topic that we are going to talk about today is the administration in the kingdoms. So definitely we are going to take 3 or 4, I don't think more than 3 classes for this particular chapters. So isko parts mein divide, I'll divide these chapters into parts, and then I'll try to make you understand as much as I can. And do share your views on comment box if you find something is missing and I'm missing out something, and that would be something which would be appreciated, highly appreciated from my side. Okay, so administration in the kingdoms की अगर हम बात करें तो बहुत सारे न्यू किंग्स जो थे उन्होंने अडॉप्ट किया था हाई साउंडिंग टाइटल्स, जैसे कि महाराज अधिराज, ग्रेट किंग, ठीक है. उसके बाद त्रिभुवन चक्रवर्ती, लॉर्ड ऑफ 3 वर्ल्ड्स, ठीक है, और सो ऑन. हाउएवर इन सब क्लेम्स के बाद इन्होंने अपने पावर को शेयर किया था. दे ऑफन शेयर पावर समानता के साथ एज वेल एज विद एसोसिएशन ऑफ पीजेंट्स, ट्रेडर्स एंड ब्राह्मणास. बहुत ही सिंपल है, ठीक है, कि इन नए राजाओं ने कईयों के कईयों ने महाराज धीराज, राजाओं का राजा, ठीक है, त्रिभुवन चक्रवर्ती, दैट इज वेरी सिंपल कि हिंदी में कहा जाए तो 3 भुवनों का स्वामी, ठीक है, लॉर्ड ऑफ 3 वर्ल्ड्स. और इसी तरीके की अन्य भारी भरकम टाइटल्स, उपाधियां धारण की. लेकिन इस तरह के दावों के बावजूद, इवन इन स्पाइट ऑफ ऐसे दावे करने के बाद भी, वे अपने सामंतों और साथ ही साथ किसान, जो भी पीजेंट्स थे, व्यापारी थे, ब्राह्मण्स थे, उनके साथ इन्होंने संगठनों के साथ अपनी सत्ता की साझेदारी करना स्टार्ट कर दिया था. सो बेसिकली कंसीडर कि अपने सत्ता की साझेदारी, दैट वी कैन से दैट they shared powers with their samantas as well as with the association of peasants, traders and brahmins. Peasants आपको पता है किसान होते हैं, traders definitely, traders क्या होते हैं आपको पता ही होगा, है ना, व्यापारी और ब्राह्मण, ठीक है. इन each of these states, इन सभी राज्यों में, ठीक है, रिसोर्स वर ऑब्टेन फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स. रिसोर्स कहाँ से ऑब्टेन करते थे ये?
प्रोड्यूसर्स थे, जो कि पीजेंट्स होते थे, कैटल कीपर्स होते थे, आर्टिसंस होते थे, who were often persuaded और compelled to surrender part of what they produce. ठीक है, इनको अक्सर अपने उत्पादों का एक हिस्सा, वॉट एवर दे प्रोड्यूस, उसका एक पार्ट जो था त्यागने के लिए मनाया या बाध्य किया जाता था. ठीक है, परसुएट किया जाता था या कंपेल किया जाता था टू सरेंडर पार्ट ऑफ व्हाट दे प्रोड्यूस. Sometimes these were claimed as a rent due to a lord who asserted that he owned the land. Very simple. ठीक है, कभी कभी इस हिस्से को लगान मानकर वसूला जाता था. ठीक है, तो these were claimed as rent due to a lord, okay, who asserted that he owned the land. Revenue was also collected from traders. Definitely इस टाइम में ट्रेडर से revenue भी लिया जाता था. ओके, अब 400 टैक्सेस एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एनसीईआरटी क्लास 7th में. 400 कर, टैक्सेस मींस कर होता है हिंदी में. 400 टैक्सेस. तमिलनाडु में शासन करने वाले चोल वंश, ठीक है, द इंस्क्रिप्शंस ऑफ द चोला, ठीक है, हु रूल्ड इन तमिलनाडु. तो तमिलनाडु में जो इंस्क्रिप्शंस मिले थे चोलास के, ठीक है, ये 400 टर्म्स के बारे में रिफर करते हैं फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ टैक्सेस. ठीक है, 400 से ज्यादा यहाँ पे क्या मिले, सूचक मिले, हिंदी में सूचक कहते हैं. ठीक है, ओके. मोस्ट फ्रीक्वेंट मेंशन टैक्स इज वेट्टी. ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंटली मेंशन टैक्स में क्या था, वेट्टी था, जो कि कैश में नहीं लिया जाता था बट इन द फॉर्म ऑफ फोर्स्ड लेबर लिया जाता था, और कदमई और लैंड रेवेन्यू. ठीक है, तो ये सारी क्या थे, काइंड्स ऑफ टैक्सेस थे. ठीक है, सबसे ज्यादा जो मेंशन है, फ्रीक्वेंटली मेंशन, उल्लेखित जो सबसे ज्यादा टैक्स था वो वित्ती था, जो नकद की बजाय जबरन श्रम, दैट इज पोस्ट लेबर के रूप में लिया जाता था. यानी उसके बाद मकान पर छाजन डालने पर लगाने वाले कर, ठीक है, दैट इज थैचिंग द हाउस. ठीक है, उसके बाद यूज ऑफ अ लैडर टू क्लाइंब पाम ट्री. तो पाम ट्री होता था, उस पे अगर आप चढ़ गए हो, ठीक है, ठीक है, तो मतलब जनरली पाम ट्री कह सकते हो, खजूर का जो पेड़ था, ठीक है, या तार का एक पेड़ होता था, उस पे चढ़ने के लिए जो सीढ़ी का इस्तेमाल किया जाता था, वॉट एवर लेडर वॉज यूज्ड, ठीक है, टू क्लाइंब अप दोज ट्रीज, ठीक है, उस पे कर था. ठीक है, उसके बाद पारिवारिक संपत्ति का उत्तराधिकार हासिल करने के लिए लगने वाले कर अलग थे. ठीक है, सेस ऑन सक्सेशन टू फैमिली प्रॉपर्टी, सेस कर. ठीक है, एक्सेट्रा. ठीक है, तो ये सब का भी आप कह सकते हो कि मेंशन किया था 400 इन सब. तमिलनाडु के जो इंस्क्रिप्शंस मिले थे चोलास, ठीक है, चोलास के बारे में, हु रूल्ड जो इन तमिलनाडु, उन 400 टर्म्स में कुछ कुछ जो फ्रीक्वेंटली मेंशन्ड टैक्सेस थे, दे वर सेस हो गया ऑन फैमिली प्रॉपर्टी, ठीक है, सक्सेशन टू फैमिली प्रॉपर्टी हो गया, देन यूज ऑफ लेडर टू क्लाइंब द ट्री हो गया, देन कदमई हो गया, फिर वेट्टी हो गया. ठीक है, सो दीज वर सम ऑफ द टैक्सेस व्हिच वर मेंशन्ड. ठीक है, नाउ टॉकिंग अबाउट दीज रिसोर्सेस, जो भी रिसोर्सेस थे, ये इनका इस्तेमाल क्यों किया जाता था, कहाँ किया जाता था, टू फाइनेंस द किंग्स एस्टैब्लिशमेंट. किंग राजाओं का जो भी स्टैब्लिशमेंट था, ठीक है, संसाधन जो था राजा का, ठीक है, इनका इनके रिसोर्सेस थे ये. So you can simply say these resources were used to finance the king's establishment as well as for constructions of temples. मंदिरें बनाने के लिए, ठीक है, किले बनाने के लिए, फोर्ट्स बनाने के लिए. ठीक है, यहाँ पे इन रिसोर्सेस का इस्तेमाल होता था. They were also used to fight wars. ठीक है, ये लड़ाइयाँ भी लगते थे. ठीक है, उसके बाद yeah, so they were in turn expected to lead to the acquisition of wealth in the form of plunder and access to land as well as trade routes. ठीक है, बड़ा सिंपल सा है. ठीक है, कि संसाधन जो भी रिसोर्सेस थे उन युद्धों को लड़ने में भी इस्तेमाल होते थे. ठीक है, युद्ध के लड़ने में भी इस्तेमाल होते थे ये संसाधन, जिनसे जिनसे लूट की शक्ल में धन मिलने की तथा जमीन और व्यापारिक मार्गों के प्रयोग की संभावनाएं बनती थी. सो ठीक है, सो ये रिसोर्सेस वॉर लड़ने के लिए कह सकते हो. ठीक है, उसके बाद एक्विजिशन ऑफ वेल्थ के लिए इन द फॉर्म ऑफ प्लंडर एंड एक्सेस टू लैंड एज वेल एज ट्रेड रूट्स में इस्तेमाल होता था. The functionaries for collecting revenues were generally recruited from influential families.
तो जो फंक्शनरीज थे, रेवेन्यू जो कलेक्ट करते थे, ये कहाँ से रिक्रूट होते थे? फ्रॉम द इन्फ्लुएंशियल फैमिलीज एंड पोजीशंस वर ऑफन हेरिडेटरी। अब डेफिनेटली हेरिडेटरी पोजीशन था, मतलब बाप फादर के बाद उनका बेटा हेरिडेटरी हो गया, ठीक है, वो उनको मिल गया है। सॉरी। ओके, सो दिस वाज ट्रू अबाउट द आर्मी एज वेल। आर्मी के लिए भी सेम था। इन मेनी केसेस क्लोज रिलेटिव्स ऑफ द किंग हेल्ड दीज पोजीशंस। और काफी सारे केसेस में जो राजा के क्लोज रिलेटिव्स हुआ करते थे, ये इन पोजीशंस को हेल्ड करते थे, ठीक है। तो सिंपली कह सकते हो आप, जो राजस्व वसूली, ठीक है, जो राजस्व वसूली के लिए पदाधिकारियां, मतलब फंक्शनरीज जो थे, इनकी नियुक्ति, इनकी रिक्रूटमेंट कहाँ से होती थी? प्रभावशाली परिवारों यानी इन्फ्लुएंशियल फैमिलीज से होती थी, ठीक है, और हेरिडिटरी बेसिस पे होती थी, ठीक है। सेना में भी ऐसा ही होता था, आर्मी में भी सेम होता था, और कई बार राजा के जो निकट संबंधी होते थे, ठीक है, क्लोज रिलेटिव्स ऑफ द किंग्स जो थे, वो इन पोजीशंस को हेल्ड करते थे, ठीक है। सो आई थिंक दिस इज इनफ for the part one. Rest of the topics regarding जैसे prashastis and land grants are further that will be discussed in part two of the video. And please do like, share, subscribe, and comment for this channel if you find ki, there is something interesting, or if you are able to understand whatever I'm teaching in these classes, as it will motivate me to make some more videos. Okay, and do share in comment boxes if you want me to make a separate video on any of the topics related to NCRTs from class 6 to 10th. Okay, so thank you so much and have a nice day.